channel. This is Unit 3 of DSC Introductory Development Economics. Reading Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. First reading, the chapter name is The Standard of Living and the Capacity to Save. It's the part 2. So let's start. Growing awareness of advanced living countries. The question I would like to raise is whether a hypothesis of this sort might not useful be applied to international economic relations. इसमें ये बताया गया कि जो अभी लास्ट वीडियो में हमने जो हाइपोथेसिस डिस्कस किया था वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में नहीं अप्लाई होता है. और नेक्स्ट लाइन में ये है कि कंजम्पशन फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज क्या इंटर रिलेटेड है, जैसे इंडिविजुअल कंजम्पशन फंक्शन इंटर रिलेटेड है इन द सेम वे. और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किया है रेगनर ने. This is the author of the theory of the reading. Human behavior on the international plane as well as the interpersonal level may be affected by the forces just described. और रेगनर कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इंटरपर्सनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर में अफेक्ट हो सकते हैं बाय द प्रोसेस विच वी डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो, दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. और हियर वी कैन लीव आउट, यहाँ पे रेगनर कहते हैं हम वेबलिन का जो पॉइंट है उसे लीव आउट कर सकते हैं. वेबलिन का पॉइंट क्या है, वो ये कहते हैं जो प्रोपेंसिटी टू स्पेंड है वो डिजायर फॉर कंस्पिशियस कंजम्पशन पर बेस्ड है, पार्टली बेस्ड है. और ये कंस्पिशियस कंजम्पशन क्या है, ये है प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये शो करने के लिए कि हमारा भी सोशल स्टेटस है, हमारे पास भी वेल्थ है. दैट इज द कंस्पिशियस कंजम्पशन. उसके डिजायर पर बेस्ड है क्या, प्रोपेंसिटी टू स्पेंड. और द ऑथर ऑफ दिस थ्योरी, ऑथर ऑफ द रीडिंग रेगनर नाउ से कहते हैं कि आई डोंट थिंक दैट इंटरनेशनल प्लेन अफेक्ट ऑफ अनइक्वल लिविंग स्टैंडर्ड्स डिपेंड ऑन द आइडिया ऑफ. वो कहते हैं कि इनके मुताबिक जो अनइक्वल लिविंग स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल प्लेन पे, ये इस आइडिया पे डिपेंड नहीं करता कि कीपिंग अप विद जोन्स. ये है, इसका मतलब है कंपेयरिंग विद नेबर्स एंड वांट सम एंड वांट. जो कंपनी है उस कंपेयर करना नेबर के साथ और उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम स्पेंड करना. ऑल ऑफ इट डिपेंड्स ऑन इज डेमोन्स्ट्रेशन लीडिंग टू इमिटेशन. बट ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डेमोन्स्ट्रेशन जो इमिटेशन को लीड करता है. व्हाट इज इमिटेशन? इमिटेशन इज स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स. मींस जो वो कर रहे हैं उसको कॉपी ना करके, उससे कंपेयर ना करके, उसकी स्ट्रेटजीज या प्रैक्टिसेस को अपनाना. नॉलेज ऑफ आवर कॉन्टेक्ट विद new consumption patterns opens one's eyes to previously unrecognized possibilities. जो ये नॉलेज है और कॉन्टेक्ट है विद नए कंजप्शन पैटर्न, जो नए कंजप्शन पैटर्न उसकी नॉलेज होना, उसके साथ कॉन्टेक्ट होना, ये हमारी जो प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड पॉसिबिलिटीज है उनका हॉरिजन वाइडन कर देता है और हमारी इमेजिनेशन और डिजायर को बढ़ा देता है. So it is not just a matter of social snobiness. ये social snobiness का मैटर नहीं है, but a snobishness that believes that having a high class is very important. मतलब अकॉर्डिंग टू वेबलिन की, वेबलिन तो ये कहते हैं कि हाई क्लास होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे हमारी प्रोपेंसिटी टू स्पेंड डिपेंड करता है. और बट रेगनर ये कहते हैं कि स्नोबिनेस है जो वो मैटर नहीं करती इन कंजम्पशन पैटर्न. न्यू प्रोडक्ट्स कॉन्स्टेंटली इमर्ज फ्रॉम द कोर्स ऑफ टेक्निकल प्रोसेस. और आगे ये कहा गया है कि जो नई प्रोसेस से जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो टेक्निकल प्रोसेस से इमर्ज होते जाते हैं जो मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग वे ऑफ लाइफ को और फ्रिक्वेंटली बिकम नेसेसिटीज. इन पुअर कंट्रीज, गरीब कंट्रीज में ऐसे गुड या तो इंपोर्ट होते हैं, मतलब इंपोर्ट ही होते हैं ऑफन, क्योंकि ये होम एट डोमेस्टिक लेवल प्रोड्यूस नहीं किए जाते. बट दैट इज नॉट द ट्रबल. ये ट्रबल नहीं है कि वो घर पे मतलब एट होम प्रोड्यूस नहीं होते और वो इंपोर्ट करते हैं. बेसिक ट्रबल क्या है, वो है कि प्रेजेंस और द मेयर नॉलेज ऑफ यूज. उनको प्रेजेंस और न्यू गुड का नॉलेज है थोड़ा बहुत, या न्यू मेथड ऑफ कंजप्शन की नॉलेज है, जिससे उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो रेज होती है. और इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं हम, जैसे कोई घर है, एक गरीब घर है, उसके अंदर कपड़े धोने की मतलब नॉर्मल कोई घर है, उसके अंदर वॉशिंग मशीन नहीं है और उन्हें पता है वॉशिंग मशीन जैसे कोई
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मार्केट में अवेलेबल है, जिससे कपड़े धुल सकते हैं, तो उनकी डिजायर होगी, उनको नॉलेज है, उनको न्यू गुड्स की प्रेजेंस के बारे में पता है, न्यू मेथड ऑफ कंजप्शन के बारे में, तो उनकी भी डिजायर होगी कि हम भी ये वॉशिंग मशीन लें और अपनी सेविंग बचाकर वो वॉशिंग मशीन लेंगे, तो उनकी जनरल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो बढ़ जाएगी. New goods, whether became indispensable, homemade or imported, became part of standard of living. New good, no matter कि homemade है, imported है, चाइना से है, इंडिया में बना है, इसका कोई वो मैटर नहीं करता. ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पार्ट बन जाता है. Became indispensable, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और एटलीस्ट डिजायरेबल तो बनता ही बनता है. आर एक्टिवली डिजायर्ड एज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइजेस. जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होता है, वैसे वैसे इनकी ये न्यू गुड्स की वांट्स राइज होती है. We should distinguish here between two senses of the term. जो भी हमने टर्म का नाम लिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके दो सेंसेस हैं, दो तरीके से इसे देखा जा सकता है. फर्स्ट इज द सिंपली इन द सेंस ऑफ एस्पिरेशन. एस्पिरेशन के सेंस में कि हाँ, जो हमें एस्पायर करे कोई चीज लेने के, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे के पास वॉशिंग मशीन है, हमने देखी भी हाँ जिससे कपड़े आसानी से धुल सकते हैं, तो हमारे अंदर भी एक एस्पिरेशन जागती है कि हम भी वॉशिंग मशीन ले और उससे कपड़े धोएं, और द नो टू विच वन एस्पायर्स और मेजरिंग रूल. और सेकंड है स्टैंडर्ड इन द सेंस ऑफ विच व्हाट अ कंट्री और कम्युनिटी कैन अफोर्ड. एक कंट्री या फिर एक कम्युनिटी क्या अफोर्ड कर सकती है, उसके बेसिस पर वो अपने प्रोडक्टिव एफर्ट्स करे. दैट इज द सेकंड सेंस of standard of living. Some articles of luxury consumption may well be a part of country standard of living in the first. जो कुछ आर्टिकल है वो लग्जरी कंजम्पशन के इन कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट होते हैं ज्यादातर, बट नॉट अकॉर्डिंग टू सेकंड. फर्स्ट इज द एस्पिरेशन सेंस ऑफ एस्पिरेशन. आउटस्टैंडिंग एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि वाइड स्प्रेड इमिटेशन इफेक्ट है वो अमेरिकन कंजम्पशन पैटर्न का. वो इसका एग्जांपल हो सकता है कैसे कि मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग से अमेरिकन ने अपने कंजम्पशन पैटर्न को वाइड स्प्रेड इमिटेट किया. इमिटेट वही अभी बताया, किसी की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना. इट इज पार्टली परहैप्स रिजल्ट ऑफ अमेरिकन मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग. इनके एडवर्टाइजिंग के कारण ये इनका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो वाइड स्प्रेड हुआ. और एडवर्टाइजिंग है ये एक आर्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू वांट्स है. मार्केट में नई वांट्स क्रिएट करना वो है एडवर्टाइजिंग, जिसमें अमेरिकन सुप्रीमली गुड है. और नो वंडर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज अ डॉलर शॉर्टेज. और इसी के कारण हमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अक्रॉस द वर्ल्ड डॉलर शॉर्टेज है. इट इज मच इजियर टू अडॉप्ट सुपीरियर कंजम्पशन हैबिट्स. सुपीरियर कंजम्पशन हैबिट्स को अडॉप्ट करना इजी है देन इम्प्रूव प्रोडक्शन मेथड. प्रोडक्शन मेथड को इम्प्रूव करने से सुपीरियर कंजम्पशन हैबिट को अडॉप्ट करना इजियर है इन कंपैरिजन. Fashion in consumption can spread more quickly than techniques of production. जो consumption fashion है वो ज्यादा quickly spread होता है rather than technique of production के. It is true that American production method are widely imitated. ये ट्रू है कि जो अमेरिकन प्रोडक्शन मेथड है वो वाइडली फॉलो किए जाते हैं, इमिटेट किए जाते हैं, और समटाइम इंडीड टू क्लोजली, कई बार तो बहुत ज्यादा क्लोजली. द हाईली मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट दैट इज सूटेड टू द अमेरिकन कंडीशंस वेयर लेबर इज द स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एक हाईली मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट जो अमेरिकन कंडीशन को सूट करता है, मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट जहां लेबर की जरूरत कम पड़े और प्रोडक्शन में, और अमेरिका में वैसे ही लेबर की कमी है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो नीड नॉट टू बी वेल सुटेड टू कंडीशंस एल्सवेयर. तो ये मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट अदर कंडीशंस में ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि अदर्स जगह तो लेबर ज्यादा हो सकती है. वहां अगर मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं तो वो लेबरर हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे mainly. But the imitation of American production methods generally requires investable funds. जो अमेरिकन प्रोडक्शन मेथड है अगर हम उनकी इमिटेट करते हैं तो वो इन्वेस्टेबल फंड मांगते हैं. The temptation to copy a consumption pattern tends to limit the supply of investable funds. जो अमेरिकन कंजम्पशन पैटर्न है उसको, उसके टेम्पटेशन है उसको, the temptation to copy अमेरिकन कंजम्पशन पैटर्न को कॉपी करने की जो टेम्पटेशन है वो लिमिट हो जाती है. कहाँ? तो लिमिट कर देती है सप्लाई ऑफ इन्वेस्टेबल फंड बाय इनहिबिटिंग द विलनेस टू सेव.
The next is the goods that form part of American consumption pattern are superior. जो American consumption pattern के goods होंगे वो superior होंगे और not necessarily in any objective sense. और जरूरी नहीं है कि वो जरूरत की ही कोई सामान हो, जरूरत का ही कोई गुड हो, ये ऑब्जेक्टिव सेंस में नेसेसरी नहीं है. बट बिकॉज दे आर रिगार्डेड एज सच, बट उन्हें रिगार्डेड किया जाता है एज सच. देयर मे बी पीपल ऑफ एस्थेटिक बेंट हु हैव नो यूज फॉर अमेरिकन गैजेट्स. एस्थेटिक बेंट जैसे कुछ पीपल हो सकते हैं जिनका अमेरिकन गैजेट्स का कोई यूज नहीं है. एस्थेटिक बेंट इन द सेंस जो फॉर एग्जाम्पल आर ओल्ड जनरेशन जो मोबाइल फोन को इतना यूज नहीं करती है, तो उनके लिए अमेरिकन गैजेट्स का क्या ही यूज होगा. तो एस्थेटिक बेंट जैसे एस्थेटिक बेंट पीपल भी हो सकते हैं. सो मोस्ट पीपल सीम टू like them. Besides, it has to be noticed that American consumption pattern include not unnecessary luxuries only. ये देखा गया है कि American consumption pattern में unnecessary luxuries नहीं है सिर्फ, but also things जो कि suffering को और prolonged life को diminish करे. और American standard of living enjoy considerable prestige, और इसका considerable prestige किया गया है अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को. और दिस प्रेजेंट ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर पुअर कंट्रीज. जो पुअर कंट्रीज है उनके लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है इन द वर्ल्ड टुडे. न्यू वॉन्ट्स इज ट्रू कैन बी इम्पोर्टेड एज एन इंसेंटिव. जो न्यू वॉन्ट्स है वो इम्पोर्टेंट है एज इंसेंटिव के लिए. मेकिंग पीपल वर्क हार्डर, जिससे लोग हार्ड वर्क करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. अगर नई वॉन्ट है, अगर उन्होंने वॉशिंग मशीन चाहिए तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो हार्ड वर्क करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. बट इवन देयर इज नो एश्योरेंस व्हाटएवर द एक्स्ट्रा आउटपुट विल बी सेव्ड इन्वेस्टेड रेदर देन इमीडिएट कंज्यूम. ये कंफर्म नहीं है कि वो जो एक्स्ट्रा आउटपुट कमाएंगे वो उसे सेव ही करेंगे या इन्वेस्ट ही करेंगे या फिर इमीडिएटली कंज्यूम कर लेंगे. द इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन exercised by the consumption standard of advanced countries. जो इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन है स्टैंडर्ड एडवांस लिविंग कंट्रीज की कंजप्शन स्टैंडर्ड्स का, वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और इंटरनेशनल पेन इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स. मेनली जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इफेक्ट इंटरनेशनल प्लेन पर, मतलब एक कंट्री जो कर रही है उसी को दूसरी कोई कंट्री फॉलो वो कर रही है, कॉपी कर रही है, उसके जैसे बनना चाहती है. जैसे अमेरिकन कंट्रीज है उसको लोग ज्यादातर उसके जैसा ही करना चाहते हैं. तो द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल प्लेन दो फैक्टर में डिटरमाइन किया जाता है. फर्स्ट इज द साइज ऑफ द डिस्पैरिटीज इन रियल इनकम एंड कंजप्शन लेवल. कंजप्शन लेवल में और रियल इनकम में डिफरेंसेस कितने हैं, साइज ऑफ डिफरेंस कितना है. अगर ज्यादा डिफरेंस है कंजप्शन में, कंजप्शन ज्यादा है और इनकम कम है, तो वो उनके ऊपर टिप्ट आ जाएगा. और जो अदर वन इज द एक्सटेंट ऑफ पीपल्स अवेयरनेस ऑफ देम. लोगों को कितनी अवेयरनेस है सुपीरियर गुड्स की, उस पर भी डिपेंड करता है क्या, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल प्लेन. अब डिस्पैरिटीज आर ग्रेटर देन इवन बिफोर. जो डिफरेंसेस है वो अब से ज्यादा इससे पहले कभी नहीं हुए. दे आर सर्टेनली ग्रेटर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट गैप्स. वो एब्सोल्यूट गैप्स के टर्म में ग्रेटर है, नॉट व्हेन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेशियो. रेशियो के टर्म में बड़े ना होकर गैप्स के टर्म में बड़े हैं. ये जो एब्सोल्यूट गैप्स है जो प्रोबेबली ऑल द पुअरर कंट्रीज हैव मेड सम हेडवे इन रियल इनकम एंड कंजप्शन पर हेड ओवर द लास्ट 100 years. जो पुअरर कंट्रीज है उन्होंने कोई ना कोई सम हेड भी बना लिया है फॉर रियल इनकम और कंजम्पशन पर हेड ओवर लास्ट ईयर्स. तो और येट ओवर द सम पीरियड द गैप्स हैव टेंडेड टू वाइडन. जो पुअरर कंट्रीज है उनमें लास्ट 100 years में जो रियल इनकम और कंजम्पशन में जो डिफरेंस ज्यादा था उसे कम करने की कोशिश की है, बट इतना भी नहीं, ये थोड़ा बहुत टेंडेड टू वाइडन वाइड नजर आता है. The position we have now reached is reflected in following table. जो पोजीशन अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ी है अब तक की, वो इस टेबल में दिखाई गई है. बेस्ड ऑन नेशनल इनकम एस्टिमेट्स फॉर 70 कंट्रीज. 70 कंट्रीज की नेशनल इनकम पर बेस्ड है ये, और कंपाइल्ड बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरिएट. यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी के बाय थ्रू कंपाइल किया गया है. एंड एक्सप्रेस्ड ऑन द कॉमन बेसिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ 1949 परचेसिंग पावर के मेनली ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट ने कंपाइल किया है. और बेसिस है इसका यूनाइटेड स्टेट का डॉलर और ऑफ 1949 परचेसिंग पावर. इसमें क्या दिखाया गया, वर्ल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया ऑफ 1949. इसमें दिखाया गया हाई इनकम कंट्रीज की इनकम कितनी है और मिडिल इनकम कंट्रीज की और लो इनकम कंट्रीज की.
इनकम दिखाई गई है, पॉपुलेशन दिखाई गई है और कंजप्शन और इनकम पर हेड दिखाई गई है। सबसे पहले हाई इनकम कंट्रीज की 67% इनकम है, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 18% है, तो इनकम पर हेड 15 है। और मिडिल इनकम कंट्रीज की इनकम 18% है, पॉपुलेशन 15% है और इनकम पर हेड 310 है। और लो इनकम कंट्रीज की इनकम तो सिर्फ 15% है और पॉपुलेशन 67% है और उस पर इनकम पर हेड $54 पर डे सिर्फ। ये 915 है और ये 54 है। यू कैन सी द डिफरेंस। इट अपेयर्स दैट 2/3 ऑफ पीपल, अब इसका ऑब्जर्वेशन दिया गया है आगे, जो भी हमने टेबल पढ़ी है कि कितना किस हिसाब से दिया गया है, तो 2/3 ऑफ वर्ल्ड इनकम है वो सिर्फ 18% ऑफ पीपल के पास है। 18% कौन है? हाई इनकम कंट्रीज। ये है 2/3 परसेंटेज ऑफ इनकम। और दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मेनली हाई इनकम कंट्रीज में कौन सा आ जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। देन देयर इज अ स्मॉल इन मिडिल क्लास। मिडिल क्लास है जो 18% तो इनकम है उनकी और 15% वर्ल्ड पॉपुलेशन है। इन कंट्रीज में आती हैं इस ग्रुप में आता है अर्जेंटीना, उरुग्वे, साउथ अफ्रीका, इजराइल और सम कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप और सोवियत रशिया। In Russia's case, it's particularly necessary to bear in mind that the underlying data intend to measure the value. मेनली ये ऑब्जर्वेशन की गई है इस टेबल की। और द लोएस्ट इनकम ग्रुप है वो रिप्रेजेंट करता है इस टेबल को 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसके अंदर, बट लेस देन 1/6 ऑफ वर्ल्ड इनकम। इनकम 1/6 से भी कम है। इनमें मोस्ट ऑफ द एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न यूरोप और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज आती हैं। दैट द सो कॉल्ड बैकवर्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेकअप 2/3 ऑफ ह्यूमन रेस। जो सो कॉल्ड बैकवर्ड कंट्रीज कहा गया है इन्हें, वो 2/3 ऑफ ह्यूमन रेस की को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और अ मोमेंटस फैक्ट दैट शुड नेवर बी फॉरगेटेन, एक फैक्ट है जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। जापान है वो इज इंक्लूडेड इन लो इनकम ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है, बट दिस इज डाउटलेस ड्यू टू टेम्पररी पोस्ट वर्क कंडीशन। ये डाउटलेस टेम्पररी पोस्ट वर्क कंडीशन के बाद की बात है। नॉर्मली जापान would now be classed probably as a middle income country. Normally अगर जापान को अब देखा जाए तो ये मिडिल इनकम कंट्रीज के ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। जो लास्ट कॉलम है वो दिया गया है इनकम लेवल इन 3 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। इनकम पर हेड वो दिखा रहा है पर कैपिटा इनकम ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज अबाउट 17 टाइम्स एज हाई एज द थर्ड। जो हमने देखा इनकम पर हेड हाई इनकम कंट्रीज की तो 915 है एंड द लो इनकम की 54 है। ये 17% है लो इनकम कंट्रीज की, हायर वाली की। So the estimate on which precision, which is of course illusory, the estimate on which they are based in many cases extremely crude. Estimate जिस पे ये बेस्ड है वो extremely crude है। They are subject to all kinds of doubts and reservation. कुछ doubts and reservation के भी subjects देखे जा सकते हैं। There is no reason to believe the picture they give in is grossly misleading. Let us remember they do not take account of voluntary labor, which is one way in which advanced nations have taken their gains. बताया गया कि एडवांस कंट्री कैसे एडवांस है और पुअर कैसे पुअर रह गए। जो इंटरनेशनल डिस्क्रिपेंसीज है इन लेवल ऑफ लिविंग आर वेरी ग्रेट। ऑब्वियसली ग्रेट ही होगा, इतना इतना इनकम डिफरेंस है जब, बट देयर दैट इज नॉट ऑल। ये सिर्फ ये यहां तक सीमित नहीं है। जस्ट एज इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट कम्युनिकेशन इज सो मच क्लोजर। जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लोजर है देन एवर बिफोर। The result that knowledge of these countries has greatly increased. It is enough to mention such recent inventions as American movies, radio and aviation. जो international discrepancies है in level of living है, ये बहुत great है। यहां तक नहीं, बट दैट इज नॉट ऑल। सिर्फ ये नहीं, आगे ये भी बताया गया कि जो कम्युनिकेशन है वो इतना क्लोजर है कि ये डिस्क्रिपेंसीज की नॉलेज सबको है मेनली। और जो अमेरिकन मूवीज, रेडियोज और एविएशन है, इनकी इन्वेंशन है, इसका भी सबको पता है, इस बात की भी सबको नॉलेज है। तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन एजुकेशन में इंक्रीज हुआ है। तो जो डिजायर्स है वो स्टिमुलेट हुई है बिफोर इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी के इंप्रूव होने से पहले।
Anyway, contact in the modern world, in the free world at any rate is very close. जो contact है modern world में अमेरिका का इंडिया से, अमेरिका का और कोई अफ्रीकन एशियन कंट्री से, कोई भी हाई इनकम कंट्रीज का लो इनकम कंट्री से कांटेक्ट है जो मॉडर्न वर्ल्ड में, वो बहुत बढ़ गया है, वेरी क्लोज है वो। उसके कारण ही जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ज्यादा फैल रहा है। द अट्रैक्शन ऑफ कंजप्शन स्टैंडर्ड ऑफ एडवांस लिविंग मेक्स इट exert itself unevenly in different income groups। जो ये मेनली कंजप्शन स्टैंडर्ड है इन एडवांस कंट्रीज, ये भी अनइवनली है, uneven है different income groups in underdeveloped areas। It may be considered among the upper income groups in the cities, but it not confined to them। ये सिर्फ जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्री का कंजप्शन स्टैंडर्ड है, ये अनइवनली इफेक्ट करता है अंडर डेवलप्ड एरियाज को, सच एज कि जो अर्बन एरिया है, जो सिटीज है, वहां इसको ज्यादा कंसंट्रेशन होगा अपर इनकम ग्रुप्स में, बट इट नीड नॉट टू बी कन्फाइंड टू देम बाय एनी मीन्स। ये सिर्फ उन्हीं तक कन्फाइन नहीं है, इट मे बी डिफ्यूज थ्रू फेंटली इवन अमंग द लोअर इनकम कंट्रीज। ये लोअर इनकम ग्रुप्स तक भी स्प्रेड हो सकता है, थैंक्स टू एजुकेशन, मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन और एजुकेशन से ये कह सकते हैं डिफ्यूज हुआ है। इट में अफेक्ट द डिमांड फॉर सोशल लेजिस्लेशन और इंडस्ट्रियल लेबर स्टैंडर्ड को ये अफेक्ट करता है, एज वेल एज द डिमांड फॉर मॉडर्न लग्जरीज को भी इफेक्ट करता है। ऑब्वियसली अगर हमें पता होगा कोई मॉडर्न लग्जरी आई है मार्केट में, कोई दूसरी कंट्री के पास ये है, तो उससे कोई डेवलप्ड कंट्रीज से उसके पहले शहरों तक आएगी और शहरों से आगे स्प्रेड हो जाएगी, लोअर इनकम ग्रुप्स में भी ये स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली एजुकेशन और मास मीडिया कम्युनिकेशन तो आजकल सबके पास अवेलेबल है। सो ये अफेक्ट करेगा सोशल लेजिस्लेशन, इंडस्ट्रियल लेबर स्टैंडर्ड और डिमांड फॉर मॉडर्न लग्जरीज। आई वुड देयरफॉर हेजिटेट टू मेक एनी क्लास डिस्टिंक्शन इन दिस कनेक्शन। आगे ये बताया गया, वी कैन रेडिली एडमिट द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वेरीज अ ग्रेटली। जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है वो एक ग्रेट डील वेरी करता है इन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। आई बिलीव इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मोस्ट ऑफ लैटिन अमेरिका में ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इन इंडिया, अब इंडिया का एग्जाम्पल दिया गया है, इन इंडिया ऑन द अदर हैंड इट मे बी वीक और रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट हो सकता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात हो रही है कि कैसे ये डिफरेंट कंट्रीज में वेरी करता है। लैटिन अमेरिका में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, इंडिया में ये वीक और रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट हो सकता है। और आगे ऑथर कहते हैं कि ऑल लो इनकम कंट्रीज हैं जो वो टुडे वो सम डिग्री इफेक्टेड हैं अट्रैक्शन ऑफ कंजप्शन पैटर्न ऑफ इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज। ऑब्वियस सी बात है, यही बात ना फिर आके यही बात है कि जो और लो इनकम कंट्रीज हैं ये सम डिग्री कहीं ना कहीं इफेक्टेड हैं इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज के कंजप्शन पैटर्न से, थैंक्स टू आवर एजुकेशन, मास मीडिया कनेक्शन ज्यादा हो गई है इन्हीं सबके कारण। विद इन द ग्रुप ऑफ हाई इनकम कंट्रीज द डेमोन्स्ट्रेशन फैक्टर में बी ऑपरेटिव, इट ऑपरेट प्रोबेबली अफेक्ट वेस्टर्न यूरोप इन रिलेशन टू यूनाइटेड स्टेट। इसमें बताया गया है कि जो विद इन हाई इनकम कंट्रीज में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के रिलेशन में है। और here we are dealing with low income nations. The factor we have discussed has undoubtedly contributed to produce what President Truman called the Great Awakening। यहाँ पे ये जो फैक्टर है हम जो भी हमने डिस्कस किए अनडाउटली कंट्रीब्यूट करते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने कहा द ग्रेट अवेकनिंग अमंग दीज नेशन। ग्रेट अवेकनिंग का ये जो कंसेप्ट है ये प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने दिया था। Their concern, इनका कंसर्न क्या था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इज इटसेल्फ इन एन ऑब्वियस सेंस डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसर्न है वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का ऑब्वियस सेंस है ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इट वुड हार्डली बी सो प्रोनाउंस्ड कि हाई इनकम नेशन लिव्ड ऑन डिफरेंट प्लैनेट, बट लेट अस ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम द मोर नेबुलस अनक्लियर रीजन ऑन विच आर सब्जेक्ट बॉर्डर्स। लेट अस स्टिक टू द सिंपल फैक्ट दैट मेन इसकी बात ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट्स का ऑब्वियस सेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, और हाई इनकम नेशन जो है वो कोई डिफरेंट प्लेनेट पे तो रहती नहीं, बट लेट अस ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम दिस अनक्लियर रीजन ऑफ सब्जेक्ट बॉर्डर्स। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है कि वो हाई इनकम कंट्रीज कैसे हाई, और लेट अस स्टिक टू द सिंपल फैक्ट
सिंपल फैक्ट से स्टिक करते हैं जहां पे ये डिस्कस किया गया। वर्ल्ड टुडे द अट्रैक्शन ऑफ एडवांस कंजम्पशन स्टैंडर्ड एक्सर्ट्स इटसेल्फ फेयरली वाइडली थ्रू सोर्स अनइवनली अमंग द पुअरर 2/3 ऑफ मैनकाइंड। मेनली जो वर्ल्ड टुडे जो अट्रैक्शन है एडवांस कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स की वो एक्सर्ट करती है फेयरली वाइडली और थ्रू कोर्स ऑफ अनइवनली अमंग पुअरर 2/3 ऑफ मैनकाइंड। मतलब हाई एडवांस कंट्रीज की जो कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं फेयरली वाइडली अनइवनली पुअरर कंट्रीज को अफेक्ट करती ही करती हैं। और नेक्स्ट लेट्स सी द इफेक्ट्स ऑफ द प्रोपेंसिटी टू सेव। दिस अट्रैक्शन अ हैंडीकैप फॉर द लेट कमर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो अट्रैक्शन है लो इनकम कंट्रीज का हाई इनकम कंट्रीज के कंजम्पशन की तरफ, ये एक हैंडीकैप हो सकता है लेट कमर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लेटली आए हैं। इट अफेक्ट नॉट ओनली voluntary personal saving but also renders it politically more difficult to use taxation as a means of compulsory saving. ये ना कि सिर्फ it affects not only voluntary personal saving, सिर्फ personal saving voluntary personal saving को affect नहीं करता but also करता है किसको politically more difficult to use taxation as a means of compulsory saving and to resist demand for government spending on current account. जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड कंट्रीज है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और है ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन लैंड, और इनके डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इनके लैंड पर। डिस्गाइज मीन्स नो कंट्रीब्यूशन टू द वर्क विच कुड बी मोबिलाइज्ड फॉर रियल कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे मोबिलाइज किया जा सकता है रियल कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बट नॉट विदाउट स्ट्रिक्ट कर्व्स ऑन एनी इमीडिएट राइज इन कंजम्पशन। मेनली बताया गया कि इफेक्ट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे इफेक्ट करेगा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को, और बट others may hope to introduce improvement in agriculture techniques so as to labor from primitive subsistence farming and make it available for capital works, but again not without restraint to prevent the increment from being immediately consumed. जो improvement होती है एग्रीकल्चर टेक्निक में उससे कैपिटल बढ़ सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो कंज्यूम सेव ही करेंगे या उसे इमीडिएटली कंज्यूम कर लेंगे। मेनली यही बताया गया the use of potential domestic sources of capital can be seriously hampered by the impatience, dissatisfaction which the demonstration effect tends to produce. जो domestic sources of capital हैं उनका use seriously hamper कर सकता है dissatisfaction, impatience जो कि demonstration effect के कारण produce होता है। When we take into account it is not only the absolute but the relative level of, यहाँ से mainly our topic starts of effects of propensity to save, कि जो एब्सोल्यूट जो लेवल ऑफ इनकम है सिर्फ वो देखना नहीं चाहिए जब हम सेविंग को प्रोपेंसिटी टू स्पेंड को देखते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव को देखते हैं, सिर्फ एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम को नहीं देखना चाहिए। किसको और देखना चाहिए? द रिलेटिव लेवल ऑफ रियल इनकम जो कि डिटरमाइन करती है कैपेसिटी टू सेव। ये है प्रोपेंसिटी टू सेव की डेफिनेशन एक्चुअली, दैट इज द सेविंग अपॉन इनकम। सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम को नहीं देखना चाहिए, रिलेटिव लेवल ऑफ रियल इनकम को भी देखना चाहिए जो कि कैपेसिटी टू सेव को डिटरमाइन करता है। वी बिगिन टू रियलाइज दैट फॉरेन एड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ कैपेबल नहीं है टू रिमूव दिस हैंडीकैप ऑफ नॉट सेविंग or consumption, increase in consumption and increase in relative income in the industrially backward countries is not simply a matter of increasing productivity in these countries, it is a matter of diminishing country। जो रिलेटिव इनकम में इंक्रीज होता है इंडस्ट्रियली बैकवर्ड कंट्रीज में, ये सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये भी है कि इनकम और इनकम लेवल ऑफ बैकवर्ड कंट्रीज एंड ऑफ एडवांस कंट्रीज के बीच में भी गैप है वो कम हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है।
जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये गारंटी नहीं देती कि ये गैप रिड्यूस होगा ही होगा। एडवांस कंट्रीज और बैकवर्ड कंट्रीज के इनकम के बीच में ये जो गैप है ये कम होगा ही होगा, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसकी गारंटी नहीं देती है। जो रेट ऑफ सेविंग इन एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है इज नॉट अ फिक्स मैग्नीट्यूड। जो सेविंग और रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट है एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में फिक्स्ड मैग्नीट्यूड नहीं है। इफ इट वर then increase foreign investment would mean a reduction in domestic advance investment. जो advanced countries है have sometime been subject to conditions of underemployment. जो advanced countries है वहां पे भी कभी कभी ऐसी conditions आ जाती हैं जहां लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होती, in which an increase in foreign investment need not to be that at that expense of domestic investment at all. इस सिचुएशन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं होगी जितनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट काम करेगी। तो ऑन द कॉन्ट्ररी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। सो हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और सेविंग में इंक्रीज करना चाहिए। इवन इफ वी डिसरिगार्ड द पॉसिबल रिटर्न्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट वी मस्ट कंक्लूड दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नो गारंटी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मेनली यही कहा गया है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये गारंटी नहीं करता कि ये जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है ये कम करेगा। हमें अपनी डोमेस्टिक सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करना होगा। इट में इंक्रीज इट, ये बढ़ा सकता है बट ये कोई गारंटी नहीं देता। क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है अब यहाँ। Moreover, there is a disturbing possibility that even if the gap should remain unchanged, a rise in living level of poorer countries accompanied by an equal rise in those of richer. जो अगर ये गैप कम नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, तो जो लिविंग लेवल्स ऑफ पुअर कंट्रीज है वो बढ़ रहा है, बढ़ेगा। ये किसके साथ अकंपनी करेगा? अकंपनी बाय इक्वल राइज इन दोस ऑफ रिचर। तो रिचर के भी लेवल ऑफ लिविंग इंक्रीज करेगा, जिससे may tend to increase in intensity of contact communication between them and hence to strengthen the demonstration effect. Mainly अगर ये गैप चेंज नहीं किया गया तो गरीब हैं उनकी भी लिविंग लेवल्स को राइज करने की इच्छा बढ़ेगी और रिचर तो ऑब्वियसली राइज कर ही रहे हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को और स्ट्रेंथ मिलेगी। और a country may be in absolute terms too poor to much have much contact with outside the world. एक कंट्री जो कि एब्सोल्यूट टर्म में इतनी गरीब है कि उसके आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। अब इसका एग्जांपल दे रखा है कि यूनाइटेड नेशन के स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो उरुग्वे है वो एक प्रोस्पेरस कंट्री है लैटिन अमेरिका में, एज पर कैपिटा इनकम 8 times एज हाई एज इक्वाडोर। मतलब उरुग्वे जो लैटिन अमेरिका की प्रोस्पेरस कंट्री है उसकी पर कैपिटा इनकम 8 times हाई है इक्वाडोर से, जो कि पुअरेस्ट कंट्री है इन दिस एरिया इन यूनाइटेड नेशन स्टेट्स। फ्रॉम दिस इट डज नॉट फॉलो that the demonstration effect of United States living standard is stronger in Uruguay in Ecuador than in Uruguay। तो इससे ये पता चलता है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड वो स्ट्रोंगर है इक्वाडोर में देन इन उरुग्वे। So on the contrary, it may well be stronger in Uruguay. The people of Ecuador may be poor to be affected by it the same degree. जो इक्वाडोर के पीपल हैं वो इतने पुअर हैं कि वो इस डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के लिविंग स्टैंडर्ड से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इफेक्टेड नहीं है इससे। टू पुअर इतने गरीब हैं कि उनके पास रेडियो और सिनेमा जैसा भी कुछ है नहीं है। So in short, the strength of demonstration factor may be partly a function of absolute level of real income, partly absolute level of real income हो सकता है, but some degree of contact or communication उस पे भी depend करता है absolute income or which a country has attained. So it is for this reason American consumption pattern may have considerable effect of Europe. जो American consumption pattern है उसका भी Western Europe पर considerable effect पड़ सकता है। The conflict between the desire to consume and need to save is more difficult to in the underdeveloped countries. जो desire to consume है ये need to save है,
ये इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये डिफिकल्ट चॉइस होती है इन बिटवीन पीपल कि वो कंज्यूम करें या सेव करें, क्या करें. तो in underdeveloped countries, by international disparities in real income, so we must remember that a conflict of this sort is inherent in the accumulation of capital. इस टाइप का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनहेरेंट होता है accumulation of capital and always exists in minds of individual, being attraction of current as against greater future consumption. मेनली इसमें यही बताया गया कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है वो अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में बना रहता है, अक्यूमुलेट करना कैपिटल को इसमें बना रहता है, और इंडिविजुअल के माइंड्स में जो अट्रैक्शन ऑफ करंट एज अगेंस्ट ग्रेटर फ्यूचर कंजप्शन, और जो अट्रैक्शन है ऑफ करंट एज अगेंस्ट ग्रेटर फ्यूचर. रोल प्रेबिश इन हिज स्टिमुलेटिंग एसे, रोल प्रेबिश अपने ऐसे में कहते हैं एक ग्रेट एम्फोसिस पुट करते हैं किस पे, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन लैटिन अमेरिका इज लो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल. जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो लैटिन अमेरिका में इसलिए कम है क्योंकि वहां लैक ऑफ कैपिटल है, और कैपिटल इज स्कार्स बिकॉज ऑफ स्मॉल मार्जिन ऑफ सेविंग. ये वही आगे जो सबसे पहले हमने बात डिस्कस की थी, प्रोडक्टिविटी कम है क्योंकि कैपिटल कम है, कैपिटल कम है क्योंकि मार्जिन ऑफ सेविंग कम है, सेविंग कम है इसलिए इनकम लो है और प्रोडक्टिविटी भी लो है. सो ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैक्शन एक्सरसाइज इन पुअर कंट्रीज बाय कंजम्पशन पैटर्न. और मेनली यही बात बताई गई है. फर्स्ट पॉइंट दिस इज दैट की लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कम है इसलिए वो कैपिटल कम है, कैपिटल कम है तो सेविंग कम है, सेविंग कम है तो इनकम और प्रोडक्टिविटी कम है. सेकंड इज दैट द स्मॉल रेट ऑफ सेविंग इज नॉट ओनली ड्यू टू लो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ रियल इनकम बट ऑल्सो टू हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सेविंग इसलिए लो नहीं है क्योंकि उनकी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ रियल इनकम कम है, इसलिए भी कम है क्योंकि वो कंजम्पशन, उनके प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो हाई है. कॉज बाय अल्योरमेंट ऑफ सुपीरियर फॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन, सुपीरियर फॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन के अल्योरमेंट से ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये ज्यादा है. और रिमेंबर जो रीजन हमने यूनाइटेड स्टेट्स में के एग्जांपल में पढ़ा था कि यूनाइटेड स्टेट की 75% ऑफ पीपल है वो कुछ नहीं सेव कर रहे हैं, बाकी के जो 25% है वो सब कुछ सेव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ सेव कर रहे हैं, बट दैट इज दे लिव इन एनवायरमेंट विच मेक्स देम न्यू कंजप्शन गुड्स वांट फॉर. वो ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ की न्यू कंजप्शन गुड्स को की वांट क्रिएट होती रहती है. इन स्पाइट ऑफ एब्सोल्यूट इंक्रीज इन लेवल ऑफ रियल इनकम पर हेड इट most, if not all of the poor nation over the past century, it may have become harder rather than easier for these nations to do any saving out of their increased income as a result decline in relative position. अब तक जो हमने पढ़ा उसमें से जो हम मेन होगा जो अंडरलाइन किया हुआ वही अब मैं आगे पढ़ाऊंगी. सो द नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल सेटिंग. क्या है यहाँ पे, ये है प्रॉब्लम ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स जो कि नेशनल इकोनॉमिक्स हैज टेकन नोटिस ऑफ एलिमेंट्स hitherto neglected. So international economy or even international sociology does not make them any less relevant to our theme. जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में और इंटरनेशनल सोशियोलॉजी में जो ये मैटर है ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये लेस रेलेवेंट नहीं है. और द कन्वेंशनल व्यू ऑफ international economic relation generally implies a higher level of productivity and real income in one country cannot possibly hurt in other country. That on the contrary tends to spread. कन्वेंशनल व्यू ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन है वो ये कहता है कि हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और रियल इनकम एक कंट्री की दूसरी कंट्री को हर्ट नहीं कर सकती. और द लेट कमर्स होते हैं कैन बेनिफिट, उनको भी बेनिफिट मिल सकता है. फॉर इंस्टेंस साइंटिफिक एडवांसेस मेड बाय लीडर्स, साइंटिफिक एडवांसमेंट होना और हाई इनकम एंड कंजप्शन लेवल इन एडवांस कंट्रीज कैन डू हार्म दैट इट टेंड्स टू रिड्यूस द डोमेस्टिक डिमांड. जो हाई इनकम और कंजप्शन लेवल है एडवांस कंट्री में वो हार्म कर सकता है, इन टेंड्स टू reduce the domestic means of capital production. जो domestic means of capital production इनको reduce करके in underdeveloped countries और extra pressure put करके countries with a relative low income to spend high proportion on it. Next we have the
हाई इनकम एंड कंजप्शन लेवल इन जो अभी हमने डिस्कस किया, रिड्यूस द डोमेस्टिक मीन्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन in underdeveloped countries, put extra pressure on countries with a relatively low income to spend a high proportion of it. So this is all for today. The next part of this reading we will discuss in our next part. That's all for today. Thank you for watching my